नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं शकील कुरैशी आपके साथ दिन भर की अपडेट के साथ जुड़ा हूं। आज राजधानी शिमला में इस वक्त मुक्केबाजी चल रही है और मुक्कों की बरसात हो रही है ऐतिहासिक रिज मैदान पर। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है। इस वक्त अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रतियोगिता में पहुंचेंगे और यहां का समापन जो है वो इस प्रतियोगिता का करेंगे। तो डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश में आएंगे, 2 केंद्रीय मंत्री, और मुख्यमंत्री आखिर नाराज क्यों हुए अधिकारियों से, ये भी जानकारी आपको देंगे। कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या बड़ा एजेंडा रहेगा इस पे भी चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले नीरज भारती आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास थे, मुलाकात उन्होंने की, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या कुछ उन्होंने इसके बाद कही है बात। JOIT का एग्ज़ाम था आज, लेकिन बच्चों को जो है वो इस पेपर ने, इस जाम ने जो है वो रुला दिया, क्योंकि जाम के कारण बच्चे जो है वो समय पर नहीं पहुंच पाए। विस्तार से इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आह्वान किया है अपनी मांगों को लेकर, और इसके साथ चालक जो HRTC के चालक हैं, एक बार फिर उन्होंने चेतावनी दे डाली है प्रबंधन को, इसकी भी हम बात करेंगे। अनुबंध कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मौसम की भी जानकारी आपको देंगे। और बड़ी खबर यह है कि हिमाचल के अफसरों पर ED की रेड हुई है और प्रवर्तन निदेशालय ने ये रेड की है, अभी भी ये रेड चल रही है, इसकी भी विस्तार से हम जानकारी आपको साझा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो रिज मैदान पर किया जा रहा है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की याद में ये आयोजन जो है वो किया जाता है, हर साल इसे करवाया जा रहा है यहाँ पर। और आज भी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसका उद्घाटन किया दोपहर बाद, और ये प्रतियोगिता अभी रिज मैदान पर चल रही है, जिसमें विदेशों से भी मुक्केबाज आए हैं। यहाँ पर रशिया से आए हैं, उज्बेकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, और मुक्केबाजों का जो है वो एक यहाँ पर चल रहा है अभी इस वक्त जो है वो प्रतियोगिता इनकी यहाँ पर चल रही है, बॉक्सिंग प्रतियोगिता, और इसमें क्या कुछ नतीजा रहेगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके समापन समारोह के लिए अभी 6:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाना है और उनका ये कार्यक्रम जो है वो तय हो चुका है। वो जाएंगे, मुक्केबाजों से मिलेंगे, उनको पुरस्कृत वहाँ पर जो है वो करेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री आएंगे, 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो कर रही है देश भर में, और हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर शिमला और धर्मशाला में कार्यक्रम होंगे। धर्मशाला में 25 जून को केंद्रीय सहकारिता एवं सड़क राज्य मंत्री जो है हर्ष मल्होत्रा, ये एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने वाले हैं। इसके बाद किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामले मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो 26 जून को शिमला में होंगे, और शिमला के पीटर हॉफ में भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम आयोजित करेगी, जो कि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर जो है वो किया जा रहा है। तो ये 2 केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं। शिमला और धर्मशाला में ये कार्यक्रम होगा। धर्मशाला की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर राष्ट्रमंडल सम्मेलन का भी आयोजन जो है वो 30 जून से किया जा रहा है, जहाँ पर कई राज्यों के दिग्गज नेता जो है वो जुटेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष वहाँ पर आएंगे, राज्यसभा के सभापति भी वहाँ पर बुलाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश के भी सभी विधायक वहाँ पर होंगे, पूरी सरकार वहाँ पर जाएगी, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर एक कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे एक दिन के लिए। तो 30 तारीख को राष्ट्रमंडल सम्मेलन जो है वो धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। तो एक बड़ा सम्मेलन जो है वहाँ पर उसका आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिर नाराज हुए, और किससे ये नाराज हुए आपको बता दें कि पिछले कल ऊर्जा विभाग की एक बैठक रखी थी, समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने, और उसमें जो टास्क जो है वो अधिकारियों को दिए गए थे उनको लेकर उन्होंने जानकारी मांगी, और उसमें काजा का सोलर प्रोजेक्ट और पांगी का सोलर प्रोजेक्ट, ये 2 मामले जो है वो लटके हुए थे। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी वहां पर व्यक्त की, और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई, और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को जो है वो टारगेट दिया है, नया टारगेट की इस टारगेट पर ये काम जो है वो पूरे होने चाहिए। तो काजा में 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनना है, जबकि पांगी में जो है वो 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। तो आपको बता दें जो काजा वाला प्रोजेक्ट है वो दिसंबर महीने में शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसमें एक
केबल जो है वो उसकी पंक्चर हो गई थी और उसको ठीक करने में जो है वो काफ़ी समय लगा। तो अप्रैल महीने से ये दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन इसमें बैटरी बैकअप नहीं है और बैटरी सिस्टम जो है वो इसका चीन में तैयार किया जा रहा है और कई महीने हो गए हैं अब तक चीन से इस बैटरी सिस्टम को लाया नहीं जा सका है। तो इस पर सीएम ने नाराजगी जताई और 31 अगस्त तक का समय जो है वो अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चालू करने के लिए उन्होंने दिया है। इसके साथ जो पांगी का सोलर प्रोजेक्ट है 1 मेगावाट का है, 10 करोड़ रुपए की उसकी लागत है, उसका टेंडर जो है वो इसी महीने किया गया है और उस प्रोजेक्ट को 31 दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा। कल की ऊर्जा समीक्षा बैठक में जो है वो 2 सोलर प्रोजेक्टों पे मुख्यमंत्री ने काफ़ी ज़्यादा नाराजगी यहाँ पर जताई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आज नीरज भारती आए और नीरज भारती को आप जानते हैं पूर्व विधायक रहे हैं ज्वाली से और सीपीएस रहे हैं प्रदेश सरकार में। वो लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जो है वो चर्चा में रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा उनकी हो रही है। और 1-2 दिन पहले एक बड़ा बवाल उनकी तरफ से मचा दिया गया था कि उनके पिता कृषि मंत्री चंद्र कुमार जो है वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बाद में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए सारे मसले हल हो सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीरज भारती को मुलाकात के लिए आज शिमला बुलाया था और बाकायदा वो शिमला आए अपनी धर्मपत्नी के साथ। ओकओवर में उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की और कुछ समर्थक भी थे। लगभग 1 घंटा जो है वो मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके साथ जो भी विवाद थे उन सभी का जो है वो निपटारा कर दिया। तो मामला जो है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटा दिया गया। मुख्यमंत्री इससे पहले भी इस तरह की पहल करते रहे हैं, जो भी नेता उनसे नाराज रहे उनके साथ बातचीत करके बैठकर जो है वो मसलों को सुलझाने के हमेशा पक्षधर रहे हैं और ऐसे कई मामले उन्होंने पूर्व में सुलझाए भी हैं। तो अब नीरज भारती के साथ भी जो ताज़ा मामला चल रहे थे वो सुलझ गए हैं और इसके बाद नीरज भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक नई पोस्ट डाली और उन्होंने संबोधित किया मुख्यमंत्री को बड़े भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने कहा उसमें और लिखा अपनी पोस्ट में इन्होंने कि उनके साथ जो है वो सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई है और सभी मसलों पर चर्चा के बाद जो भी भ्रांतियां थी वो सभी भ्रांतियां खत्म हो गई है। ज्वाली के विकास के लिए अब सभी जो है वो मिलकर काम करेंगे, ये बात उन्होंने कही। और क्योंकि विपक्ष भी इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बनाए हुआ था और विपक्ष के कई नेता जो है वो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे थे जिसमें सरकार पर भी जो है वो तंज कसे जा रहे थे। तो ऐसे में अब मामला कहीं ना कहीं शांत होता यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं अन्य खबरों पर। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जो है वो आह्वान किया है अपने सभी रिटायर्ड कर्मचारियों का। प्रदेश सरकार से जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं 2 लाख के करीब इनकी संख्या है। वर्ष 2016 के बाद जो रिटायर हुए उन्हें अभी तक संशोधित पेंशन का लाभ जो है वो नहीं मिल पाया है। पूर्व महासचिव हरिचंद गुप्ता जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हैं हरिचंद गुप्ता, उन्होंने कहा सभी पेंशनरों से उन्होंने आह्वान किया है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकजुट हो जाएं और सरकार से जो है वो लगातार अपनी डिमांड्स को हर जिला से जो है वो उठाएं। इनके मेडिकल बिल जो है उनकी भी अदायगी समय पर नहीं हो पाई है, इससे भी इनमें नाराजगी है। वहीं HRTC के चालक भी नाराज हैं क्योंकि पिछले 1-2 महीने पहले उन्होंने चेतावनी दी थी संघर्ष की, लेकिन फिर बातचीत के जरिए मामला सुलझ गया था और उन्हें कुछ राशि जो है वो नाइट ओवर टाइम की जारी कर दी गई थी। तो काफ़ी पैसा जारी किया गया था, लेकिन अभी भी 100 करोड़ रुपए ऐसा बचा हुआ है जो इन चालक और परिचालकों ने HRTC से नाइट ओवर टाइम का वसूल करना है। तो ये पैसा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, जिससे अभी इनमें फिर से नाराज़गी जो है वो बढ़ गई है। और एक बार फिर से जो ड्राइवर यूनियन है HRTC की, उन्होंने चेतावनी दी है परिवहन निगम के प्रबंधन को कि 24 तारीख तक उनके साथ जो है वो बैठक की जाए, वार्ता की जाए, और अगर वार्ता नहीं होती है तो वो लोग फिर संघर्ष पर उतारू होंगे, यानी फिर से सड़कों पर उतर आएंगे, प्रबंधन के खिलाफ फिर से नारेबाजी करेंगे। तो ये चेतावनी उन्होंने एक बार फिर से दी है। पिछले दिनों मसला शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर से ये मामला जो है वो दोबारा से खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि HRTC प्रबंधन इससे कैसे निपटता है। दूसरी तरफ HRTC के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पेंशनर्स, उन्होंने भी अभी उन पेंशनरों को भी अभी तक जो है वो जो उनकी पेंशन की अदायगी होती है हर महीने, वो इस बार नहीं हो पाई है। आज 22 तारीख हो गई है, कल 23 तारीख
हो जाएगी। और अब तक जो है वो उनको पैसा जो है वो नहीं मिल पाया है, उनकी पेंशन की अदायगी अब तक इस महीने नहीं हो पाई है। आपको बता दें 50 करोड़ रुपए वित्त विभाग ने ग्रांट इन एड के जारी किए थे, जिससे एचआरटीसी ने अपने कर्मचारियों को 5-6 जून को जो है वो वेतन की अदायगी कर दी। लेकिन इनको कुल 65 करोड़ रुपए चाहिए होता है और अभी भी 15-20 करोड़ रुपए की दरकार है। सरकार को, वित्त विभाग को दोबारा से पत्र लिखा है एचआरटीसी ने, लेकिन उस पत्र के लिखने के बावजूद अभी तक पैसा नहीं आया है और उम्मीद की जा रही है हो सकता है कि कल सोमवार को ये पैसा जो है वो वित्त विभाग रिलीज कर दे, जिसके बाद एचआरटीसी के पेंशनरों को इनकी पेंशन की अदायगी हो जाएगी। लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। जो एचआरटीसी के एक पेंशनर संगठन के अध्यक्ष हैं बलराम पुरी, उन्होंने कहा कि ये नज़रअंदाज जो है वो उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एचआरटीसी प्रबंधन लगातार कर रहा है और बार बार उनसे डिमांड ये की जा रही है कि कोई एक तारीख निर्धारित कर दी जाए उनके लिए भी, जब उनको जो है वो पेंशन की अदायगी हो जाए। तो निराशा है इन पेंशनरों में और काफ़ी ज़्यादा निराशा से ये लोग भरे हुए हैं और जल्दी ही आंदोलन की रणनीति ये एचआरटीसी के खिलाफ अब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एचआरटीसी अब घिरता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ चालक परिचालक जो है वो एकजुट होने शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ उनके पेंशनर जो है वो मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अब कैसे इससे निपटा जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। वहीं प्रदेश के अनुबंध कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त हुए हैं, अनुबंध कर्मचारियों को, ऐसे अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। ये बात प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अतिरिक्त अधिवक्ता ने जो है वो सरकार के अतिरिक्त अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को दी है ये जानकारी और सूचना ये दी है कि सरकार 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार है। तो यहाँ बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के निर्देशों पर संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। ये अतिरिक्त अधिवक्ता ने सरकार की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट हाईकोर्ट के सामने रखी है। जेओआईटी का पेपर आज हुआ है और आपको बता दें इसमें एक बड़ा मामला सामने आया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पेपर का जो एक टाइमिंग रखा गया था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था, साफ तौर पर इन अभ्यर्थियों को बताया था कि 10:30 बजे वो परीक्षा केंद्रों में एंट्री उनकी हो जानी चाहिए। लेकिन शिमला की बात करें तो शिमला में काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था और इस जाम की वजह से बच्चे फंस गए और समय पर जो है वो अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुँच पाए, 10, 15, 20 मिनट लेट हो गए। लेकिन इनकी एंट्री जो है वो फिर परीक्षा केंद्रों में नहीं हुई, क्योंकि नियम जो है वो लोक सेवा आयोग ने पहले ही तय कर दिए थे। अब जाम की वजह से जो है ये बच्चे फंस गए। जाम का एक इनके पास जो है वो मामला आ गया कि जाम की वजह से इनको जो है वो देरी हुई। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, जो ये जेओआईटी का एग्ज़ाम आज नहीं दे पाए हैं। ऐसा मामला शिमला में हुआ और शिमला के बाद सोलन में भी इस तरह का मामला जो है वो पेश आया है। तो जेओआईटी लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को जेओआईटी की लिखित परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी। लोक सेवा आयोग की ओर से जेओआईटी की लिखित परीक्षा करवाई गई, लेकिन इस परीक्षा के शुरू होने से पहले कई परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी रोते हुए नजर आए। तो बच्चे जो है वो पहुंच नहीं पाए समय से, ऐसे में वो रोने लगे, भावुक हो गए। लेकिन नियम तो नियम है, नियमों की परिधि में जो है वो सभी कुछ होता है और ऐसे में ये बच्चे जो है वो जेओआईटी से कई बच्चे अपना एग्ज़ाम जो है वो लिखित परीक्षा आज नहीं दे पाए। लेकिन नियम जो है वो बने थे, उन नियमों की पूरी तरह से जो है वो उनको फॉलो किया गया। तो आपको बता दें कि 11 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी थी, 10:30 बजे एंट्री जो है वो अंदर परीक्षा केंद्रों में होनी थी और उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को जो है वो एंट्री नहीं दी गई, ये आज तय किया गया था। शिमला शहर के कुछ केंद्रों में ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां जाम के चलते छात्र दूर दराज के क्षेत्र से इन परीक्षा केंद्रों में पहुंचे, लेकिन 2 से 3 मिनट लेट होने पर भी उन्हें जो है वो परीक्षा केंद्र में नहीं माना गया। तो ये पारदर्शिता से परीक्षा का आयोजन करने की एक नियम है और लोक सेवा आयोग की, क्योंकि ये परीक्षा थी तो उसमें नियम कायदे तो जो है वो पूरी तरह से फॉलो होने थे। अब जाम जो है वो इन बच्चों पर, इनके भविष्य पर जो है वो भारी पड़ गया है। देखना होगा कि आगे इस मामले में आगे क्या किया जाता है। यूजीसी ने नेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 25 जून को नेट परीक्षा के लिए जो है वो परीक्षा केंद्र भी तय कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा इस दिन निर्धारित है वे अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में जो है वो करना होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 25, 26 और 27 जून को होने वाली परीक्षाओं के लिए
इंटीमेशन स्लिप, परीक्षा शहर की पर्ची पहले ही जारी कर दी है। तो एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का पूरा नाम और पता, परीक्षा की तारीख, समय, शिफ्ट, उम्मीदवार की फ़ोटो, सिग्नेचर और महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। तो ये जानकारी जो है वो यूजीसी नेट परीक्षा के लिए जो है वो जिन्होंने भी आवेदन किए हैं उनके लिए ये ज़रूरी सूचना है। आसमानी बिजली से गिरने से एक व्यक्ति की जो है वो मौत हुई है। आज ये जानकारी है धर्मशाला के समीप डडम्ब क्षेत्र की। वहां पर रविवार को आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। डडम्ब में व्यक्ति रविवार दोपहर को खेतों में काम कर रहा था कि आसमान से जो है वो मौसम जो है वो एकदम से ख़राब हो गया और अचानक उस पर जो है वो बिजली गिर गई। मृतक की पहचान विजय कुमार 46 वर्षीय पुत्र राज सिंह निवासी डडम्ब के रूप में हुई है। रविवार को डडम्ब गाँव में कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। विजय कुमार भी अपने खेत में मौजूद था। बिजली गिरने के तुरंत बाद विजय कुमार को वहीं पर गिर गया। उसे आसपास के जो लोग थे उन्होंने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये दुखद सूचना आज जो है वो धर्मशाला के डडम्ब क्षेत्र से सामने आई है। बीपीएल की चयन प्रक्रिया की बात आपको बता दें कि ग्राम सभाओं का आयोजन करने के लिए पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बीपीएल का चयन करने के लिए नए सिरे से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा अगले महीने। पंचायती राज विभाग ने जुलाई महीने में विशेष ग्राम सभाओं को बुलाने के निर्देश जारी किए हैं। तो इन ग्राम सभाओं की बैठकों में नई बीपीएल सूची पर जो है वो चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि 2 लाख से ज़्यादा आवेदन अभी तक पंचायतों के पास पहुंच चुके हैं, जिनमें से छंटनी करने के बाद बीपीएल की नई सूची यहां पर तैयार की जाएगी। तो लंबे समय से इसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में भांग की खेती को वैध बनाने को लेकर भी जो है वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और सरकार ने इसमें तेजी के साथ काम करने के निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि कृषि विभाग ने लाइसेंस मांगा है, जो कि बड़ा जरूरी है इसकी स्टडी के लिए। तो लाइसेंस अभी तक राज्य कर एवं आबकारी विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इसमें आबकारी विभाग की काफ़ी ज़्यादा जो है वो ढील इसमें जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट के सामने इस पर चर्चा हो चुकी है और सरकार ने तेजी के साथ इस भांग की खेती को वैध करार देने के लिए यहां पर प्रयास करने को कहा है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य कर एवं आबकारी विभाग है, जिसकी तरफ से अब तक लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो कृषि विभाग ने उन्हें पत्र लिखा है और देखते हैं कब तक ये लाइसेंस मिलता है और प्रदेश में भांग की खेती जो है वो होने का रास्ता प्रशस्त होता है। कैबिनेट की बात करेंगे, क्योंकि इसी महीने कैबिनेट होने की जो है वो पूरी संभावनाएं हैं। पिछले कल भी इसको लेकर जो है वो आधिकारिक स्तर पर चर्चा हो चुकी है और ये देखा जा रहा है कि कितने मंत्री जो है वो किस दिन यहाँ पर अवेलेबल हैं। उनकी उपलब्धता को देखते हुए जो है वो कैबिनेट की बैठक रखी जाएगी। लेकिन इसी महीने के आखिर तक जो है ये कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। नई भर्तियों के लिए को लेकर जो है वो इसमें फैसले होने की पूरी उम्मीद है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जल रक्षकों का नियमितीकरण का मामला भी जो है वो लाया जाएगा। पिछले कल मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश दिए थे जल शक्ति विभाग को कि कैबिनेट में ये मामला लाया जाए। इसके साथ भी कई अन्य मामले हैं जिनमें सरकार की जो बजट की घोषणाएं हैं उनको भी अभी लागू किया जाना है, उन पर भी कुछ फैसले होने हैं। कर्मचारियों का डीए, उसको लेकर भी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हो सकी है, लेकिन कर्मचारियों ने अब सरकार से ये मांग उठानी शुरू कर दी है कि डीए की सूचना जल्द से जल्द जारी की जाए। तो मुख्य सचिव से इस संबंध में सचिवालय के कर्मचारी मिल भी चुके हैं एक दिन पहले और उन्होंने भी डीए की डिमांड की है। तो कैबिनेट में बड़े फैसले होने हैं और साथ ही साथ डीए की अधिसूचना पर भी जो है वो अभी सरकार को निर्णय लेना है। हिमाचल प्रदेश के अफसरों पर ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आज छापामारी की है और ये रेड जो है वो चल रही है। आपको बता दें इसकी विस्तार से जानकारी, तो हरियाणा के पंचकुला में प्रवर्तन निदेशालय ने ये बड़ी रेड मारी जो है वो की है। आज सुबह से ये रेड वहां पर चल रही है और अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन, डॉक्टर कोमल खन्ना और नकली आईबी अधिकारी बने विनय अग्रवाल के पंचकुला स्थित आवासों पर ईडी की रेड इस वक्त जो है वो चल रही है। तो पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित सन सिटी परिक्रमा सोसाइटी में ईडी के जो है वो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। उनके आवास पर जो है वो सुबह 4 बजे ईडी की छापामारी शुरू हो गई थी, जो कि अभी भी चल रही है। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन के खिलाफ विजिलेंस ने
वर्ष 2019 में फार्मा कंपनियों से घूस लेने के संबंध में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है और ईडी की ये कार्रवाई में क्या कुछ निकलता है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की, तो मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी है और बड़ी बात यह है कि ऐसे खराब मौसम में जब मौसम हिमाचल प्रदेश में मानसून एंटर कर चुका है तब भी हिमाचल प्रदेश की जो पर्यटक सैरगाहें हैं वो पूरी तरह से गुलजार हैं। पर्यटक वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जो कारोबारी हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं और कारोबारियों का कहना है कि होटल पूरी तरह से जैम पैक हैं और इसके साथ एडवांस में भी जो है वो बुकिंग यहाँ पर होटल मालिकों के पास उपलब्ध है। तो अभी ये अमूमन देखा जाता था हर साल की बरसात जब हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाती है तो टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर की बजाय हिमाचल प्रदेश की तरफ पर्यटकों ने रुख कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो पहुँचे हुए हैं। अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में रिज और माल रोड जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और इन टूरिस्ट की वजह से इनके बड़े पैमाने पर इनके वाहन शिमला पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में जाम जो है वो लगातार पिछले एक हफ्ते से आम जनता को, शिमला की जनता को जो है वो परेशान किए हुए हैं। लेकिन टूरिस्ट के आने से जो कारोबारी हैं वो पूरी तरह से चहके हुए हैं और उनका अच्छा कारोबार इस वक्त चल रहा है। तो मौसम की अगर हम आपको अपडेट दे दें तो मौसम जो है वो 28 तारीख तक प्रदेश में खराब रहने वाला है और अगले एक सप्ताह में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होगी और कई क्षेत्रों में जो है वो भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। खासकर 25 और 26 जून को भारी से भारी बारिश होगी, हैवी टू हैवी रेनफॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बताया गया है और इस के चलते जो है वो आम जनजीवन प्रभावित यहाँ पर जरूर हो सकता है। तो 28 तारीख तक फिलहाल मौसम खराब रहने वाला है। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम को 6 बजे दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।